बेटे लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या, यहाँ पे दो ट्रांसपोर्ट है, कुछ ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है वो हम अभी समझेंगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये नेचुरली रिलेटिव स्लो प्रोसेस होता है। इसके एग्जांपल्स है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो हम अभी आगे समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मतलब मॉलिक्यूल्स लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। यहाँ पे बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, साथ ही के अंदर ये रैपिड प्रोसेस है। इसके एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पैसिव मतलब हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, एक्टिव मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। यहाँ पे वहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, वो स्लो प्रोसेस है और ये रैपिड। उसके एग्जाम्पल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और इसके एग्जाम्पल एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल में हमने देखा डिफ्यूजन, दिखाई दे रहा है आपको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, diffusion is a spontaneous process बेटा, diffusion is a spontaneous process, natural process of substance from a region of higher concentration to low concentration, ठीक है। किस में होता है ये, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में होता है। यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये हमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलता है। यहाँ किसी तरीके की मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, उसका एग्जाम्पल ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, लाइक दिस इज द हाई कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे CO2 है, CO2 कहाँ, बाहर से किधर से आ रही है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन प्लांट्स के अंदर आ रही है, ठीक है ना। और वहीं पे ऑक्सीजन प्लांट से हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ मूव हो रही है, लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और वाटर। वाटर इज अ नेचुरल सॉल्वेंट है ना, जो ज्यादा होता है अमाउंट में दैट इज सॉल्वेंट। एक मिक्सचर में जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। The movement of solvent or water molecules from a region of higher concentration to through a selectively permeable membrane is called osmosis. हमने अभी देखा था डिफ्यूजन किसके बीच में हो रहा है, गैसेस के बीच में, और यहाँ पे ये किस में हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन एक सेमी परमेबल एक सेलेक्टेड मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होना क्या होता है, ऑस्मोसिस। ये स्पेशल केस ये होता है किसका, डिफ्यूजन का, जो कि दो स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ में फॉलो अप होता है। मूवमेंट मस्ट बी ए लिक्विड, यानी मूवमेंट किसके अंदर हो रहा होना है, लिक्विड के थ्रू हो रहा हो, मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये किसके केस में होता है, प्लांट्स रूट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही जा रहा है ना, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होके, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। एंड दिस इज द, हम जब डिफ्यूजन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे बेटा, गैसेस की, और जब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो हम किसकी करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट हमने देखा, जस्ट अ मिनट, ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ेंगे, उसके पहले बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन यहाँ पे 3 टाइप के दिखा रखे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस आउटसाइड द सेल। जब सेल के आउटसाइड वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, कम हो। वाटर की कंसेंट्रेशन
सेल के बाहर क्या हो, कम हो, तो वो कैसे सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक। कैसा होगा, हाइपरटोनिक। और वही कंसंट्रेशन वाटर सेल के बाहर और अंदर इक्वल हो, तो उसे कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे हम, आइसोटोनिक बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ठीक है, इक्वल होगा तो कैसा होगा, आइसोटोनिक। और यहाँ पे क्या होगा, कंसेंट्रेशन वाटर की सेल के बाहर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सेल के अंदर क्या होगी, कम होगी, तो वो कैसे सॉल्यूशन होगा बेटा, हाइपोटोनिक। समझ में आ गया, ठीक है। वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा, मतलब हाइपरटोनिक। दोनों की वाटर कंसंट्रेशन इक्वल, तो क्या होगा, आइसोटोनिक। और सेल के बाहर ज़्यादा और सेल के अंदर कम, तो क्या होगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ए सेल। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, वाटर मूव्स आउटसाइड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्समोसिस। और सेल से बाहर पानी आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, दैट केस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का, तो सेल की साइज क्या होगी बेटा, सेम होगी, जितना पानी बाहर है उतना पानी अंदर होगा, देन दैट केस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोटोनिक। वाटर मूव्स इन एंडो ऑस्मोसिस द सेल स्वेल्स, ठीक है, मोटा, हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स लाइक स्वेलअप। यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगा, पानी ज़्यादा जाएगा, पानी की कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी, कम होगी, और देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अगर वाटर ज़्यादा जाएगा सेल के अंदर तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, हाइपो हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो, मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस का कोई मूवमेंट हो रहा है, और वहीं पे ऑस्मोसिस में किसी सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मीडियम यानी ये जो डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच में देखने को मिलेगा, और वहीं पे ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमें एक सेमी परमिएबल सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने दो ट्रांसपोर्ट की बात की थी, पहला पैसिव जिसमें हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने दो प्रोसेस देखे थे, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रिक्वायर्ड्स एनर्जी। वहाँ पे हमें पैसिव में नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो देखिए, बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, इट अलाउज द सेल टू फोल्ड इन इनगल्फ मटेरियल, इट दिस रिक्वायर्स एनर्जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है बेटा, और फ्लेक्सिबल होने के साथ में क्या अलाउ करती है सेल को, फूड को या कोई भी जो मटेरियल्स है उनको इनकल्फ करने के लिए, और साथ में कैसी हो जाती है, फोल्ड। तो उसे क्या चाहिए, उसमें एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दो केस देखने को मिलेंगे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्टिव का ही आता है ना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। The cell engulfs food and other substance from its external environment into the cell. For example, amoeba eating food. यानी जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक सेल जो है वो फूड को क्या करिए, बाहर से इनगल्फ करिए और अपने सेल के अंदर लेके आ रही है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस द सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स आउटसाइड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसी कोई भी सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। समझ में आ गया ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट बेटे हमारा टॉपिक आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, और ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, इंक्लूडिंग क्या, सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल इज कैप्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट लॉसेस वाटर, ठीक है। जब किसी लिविंग प्लांट सेल को हम कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक में, तो वो अपना वाटर को क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, वाटर लॉस हो रहा है वहाँ पे।
एज अ रिजल्ट द इंटरनल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स अवे फ्रॉम द रिजिड सेल वॉल। तो वहाँ रिजिड सेल वॉल जो होगी वहाँ से वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। दिस स्पेसिफिक श्रिंकिंग इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो स्पेसिफिक श्रिंकिंग है यानी जो श्रिंक हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के लूज करने के बाद में, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर रिलीज होने के बाद में सेल जो है वो श्रिंक हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, डेड प्लांट सेल्स बॉइल्ड सेल्स नॉट शो ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस। जो डेड सेल्स होती है ना उनमें कोई ऑस्मोसिस दिखाई देता है ना उनमें कोई प्लाज्मोलाइसिस दिखाई देता है। ठीक है, वाटर बाहर रिलीज हो रही है, हमारी सेल क्या हो रही है यहाँ पे, श्रिंक हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। द स्पेसिफिक श्रिंकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस की। हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर चुके हैं, उसके बाद में हम साइटोप्लाज्म की बात कर चुके थे, और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कौन है, द बॉस, द हेडक्वार्टर, द कंट्रोलर ऑफ द सेल कौन होता है, न्यूक्लियस। जैसे आपके हाउस का कंट्रोलर कौन है, आपकी मम्मा है, पापा है, कौन है वो, बॉस ऑफ द हाउस है। उसी तरीके से हमारी सेल का जो कंट्रोल सेंटर है, हेडक्वार्टर है, बॉस ऑफ द सेल कौन होता है, न्यूक्लियस है। सेल क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, सेल कंट्रोल, सॉरी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल के अंदर। ठीक है, अब बेटा ये सेल जिस तरीके से सेल के पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के भी पार्ट होते हैं। जो कवरिंग है उसकी, जो डबल लेयर कवरिंग है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। साथ ही में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें, जो मटेरियल्स को इन आउट करने का काम करती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल्स इन आउट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। दिस डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पोर्ट्स। न्यूक्लियस क्या होता है, स्मॉल राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्मॉल राउंड बॉडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस क्या कंटेन करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्ट्स एंड न्यूक्लियोलस। हम लोग बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। वो जेनेटिक मटेरियल जो किसके इनसाइड पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाता है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या काम में आ रहा है वो हम देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल कौन, डीएनए एंड जीन। क्या है, डीएनए एंड जीन। डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर found inside the nucleus that contain all the information needed to build and run the cell. It passes genetic information from parents to children. बेटा न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है सेल को बिल्ड करने की, उसको रन करने की, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। जो हमारे पेरेंट्स से यानी पेरेंट्स टू चिल्ड्रन तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। फिर आता है जीन। जीन क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे डीएनए बना होता है, जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीएनए। जो पर्टिकुलर कोड के साथ, पर्टिकुलर कोड फॉर कंटेन्स ए कोड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेड, लाइक जैसे आपके बाल कैसे होंगे, आपका आई कलर कैसा होगा, आपका स्किन कलर कैसा होगा, वो किसके थ्रू पास होगा, इन जीन के थ्रू पास होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल रिफर्स टू डीएनए एंड जीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा यहाँ पे पहले हमने एक बात स्ट्रक्चर देखी हो, यहाँ पे देखिए एक बार, ये क्या है बेटा, हमारा डीएनए जब ये सेगमेंट की फॉर्म में अरेंज्ड है, पर्टिकुलर शेप इसने ले रखा है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, क्रोमोसोम, कंसिस्टिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो इसके सेगमेंट्स हैं हम क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, क्या सॉरी जीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सेल, सेल के इंटरनल क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। ये कैसा डीएनए, अनवाउंड डीएनए, जब ये स्पेसिफिक शेप लेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ठीक है, आगे चले और डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा क्रोमेटिन क्या है,
जब एक अनवाउंड तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है ऐसे गुच्छे जी न्यूक्लियस के इनसाइड, इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। बट ये जब स्पेसिफिक शेप ले लेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? chromosome. When the cell is not dividing, the DNA is present in an entangled mass of thread-like structure. This scattered messy form is called chromatin material. ठीक है, और वहीं पे जो ये सेल डिवाइड होके क्रोमेटिन को कंडेंस्ड कॉइल थिक टाइटली एक स्ट्रक्चर बनाएगी रोड शेप, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। चलिए, तो बोथ आर, साथ ही में दोनों डीएनए प्रोटीन की फॉर्म है, बट दे लुक डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेल इज डूइंग। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप की सेल होती है, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जो पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है, वो कौन सी सेल है? हमारी प्रोकैरियोटिक, यानी प्रिमिटिव सेल्स को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारी मॉडर्न सेल है उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। बात करते हैं इनके न्यूक्लियस साइज, ऑर्गेनल्स और एग्जांपल्स की। तो बेटा प्रोकैरियोटिक में जो होती है वो नॉट वेल डिफाइंड होती है। इसको जो नॉट वेल डिफाइंड, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सॉरी नॉट वेल डिफाइंड, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होती है। इनकी साइज जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की बहुत स्मॉल होती है, वहीं इनकी साइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं पाई जाती है, वो एब्सेंट होती है। साथ ही के अंदर यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स की जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके एग्जाम्पल्स है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे यूकैरियोटिक जो सेल्स पाई जाती है वो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल ऑर्गेनल। अब बेटा सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, किडनी होते हैं, हार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्पेसिफिक पार्ट प्रेजेंट है और इन्हीं स्पेसिफिक पार्ट का अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है। एज द सेम लाइक सेल के अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस को करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ही सेइंग रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। इस सेल है स्पेशल टाइनी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, जो हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक एक सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं। ये हमें यहाँ पे प्लांट सेल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमें सेल वॉल दिखाई दे रही है, और एनिमल सेल में हमें यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है बेटा? प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। साथ ही में यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स आपको पाए जाते हैं सेल के अंदर, उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। अब इन्हीं ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में फिर से डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन से बना होता है, मेम्ब्रेन और शीट से बना होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है, यानी सब किसी ना किसी सब्सटेंस को यहाँ पे क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा। तो ट्रांसपोर्ट ये बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ SER में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसके कारण ये रफ होता है, ठीक है, और इसी कारण से ये स्मूथ होता है। राइबोसोम हो रहा है इसमें प्रेजेंट है, कैसा दिखाई देते हैं? रफ। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, कैसा दिखाई दे रहा है? स्मूथ, ठीक है। साथ ही में राइबोसोम का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज का। देखो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। और ये राइबोसोम जो क्या करते हैं, जो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये RER में किसकी मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में इनकी मदद करते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा SER है, ये फैट, लिपिड और स्टेरॉइड्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। इनके अलावा इनके फंक्शन और देखो क्या है?
स्पेशल फंक्शंस ऑफ द ईयर। देखिए फंक्शन टाइप और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, द प्रोटीन फ्रॉम RER एंड लिपिड्स फ्रॉम SER यूज टू बिल्ड न्यू सेल मेम्ब्रेन। बेटा देखो जो प्रोटीन बना है कहाँ से, RER से, और जो लिपिड बना है SER से, वो क्या करते हैं, नई सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। साथ ही में एंजाइम हार्मोन सिंथेसिस करने का काम भी ये करते हैं। अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज इम्पोर्टेंट एंजाइम एंड हार्मोन्स, यानी इनसे बनाए जाने वाले जो प्रोटीन और लिपिड है वो एज एंजाइम एंड हार्मोन्स भी क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर सेल्स ऑफ एनिमल्स जो होती है उनमें जो SER एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो क्रूशियल रोल क्या करते हैं बेटा, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट डिटॉक्सिफ जो ड्रग्स और पॉइजन है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। कौन, SER। इट्स अ मेजर क्रूशियल रोल, इम्पोर्टेंट है ना भाई। पॉइजन और देखो पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है कौन, SER। कहाँ प्रेजेंट, हमारी लीवर सेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है बेटा यहाँ पे ये किसने डिस्कवर की थी, कैमिलो गोल्जी ने। ये एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, यानी अरेंज एक दूसरे के मेम्ब्रेन जो होती है पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती है, और जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स। दिखाई दे रही होगी सिस्टर्नी, ये मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन एक दूसरे क्या दिखाई पड़ रही है, पैरेलल, और स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिस्टर्न कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज का, मॉडिफाई का, पैकेजिंग का। क्या पैकेजिंग का, जो प्रोटीन और लिपिड ER बना रहा है उसको डिस्पैच करने का काम किसका होगा, यानी जिस सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम किसका होगा, गोल्जी एपरेटस का। इट इन्वॉल्व, ये लाइजोसोम के फंक्शन में, लाइजोसोम को बनाने के काम में आती है। लाइजोसोम क्या होता है भी आगे हम पढ़ेंगे। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो लाइजोसोम नहीं बनेगा, और लाइजोसोम नहीं बनेगा तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। लाइजोसोम देखो सेल क्लीनर, घर पे झाड़ू पोछा नहीं होगा, तुम एक्सक्रिएट नहीं कर पाओगे, इजेशन नहीं कर पाओगे तो कैसा लगेगा। एज द सेम लाइजोसोम नहीं होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। देखो क्या होगा, दिस आर टाइनी सेक्स फिल्ड विथ इनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, RER की। हमने अभी RER के बारे में बात किया था, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम की तरह की काम करते हैं इनके प्रोटीन्स। सेल क्लीनर्स किसको कहा जाता है, लाइजोसोम को। सुसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है, लाइजोसोम को। सेल क्लीनर कैसे, दे एक्ट एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया, उनको क्या करते हैं, किल करने का काम किसका होता है, लाइजोसोम को, ठीक है। देखो बेटा सुसाइड बैग्स, इसको सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, इफ द सेल गेट सिवियरली डैमेज, अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, द लाइजोसोम में बस्ट, तो लाइजोसोम क्या होगा, बस्ट होने के चांसेस होंगे। द पावरफुल एंजाइम दैट डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, तो ये जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं ये क्या करेगा, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर देगा, और इसे हम क्या कहेंगे, सुसाइड। इसी कारण से क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन, बहुत ये मैम और कुछ याद रहे ना रहे, ये ज़रूर याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों भाई, ये ATP रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है ATP की फॉर्म में, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है, इनरली डीपली फोल्डेड होते हुए, लाइक फोल्डेड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रिस्टाई कह रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिसके कारण से ATP जनरेशन ज़्यादा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन, इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम पाया जाता है, ये इसका एक यूनिक फीचर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो है आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीनिश पार्ट में दिख रही है इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पे जो स्पेस पाया जा रहा है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और जो फोल्डेड फॉर्म में जो मेम्ब्रेन स्पेस हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स, इसका फ्लूइड जिसमें राइबोसोम और DNA प्रेजेंट है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लार्ज ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका भी यूनिक फीचर है कि इनके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब देखो प्लास्टिड्स में क्या प्रेजेंट है बेटो? प्लास्टिड्स की वजह से ही क्या होता है? फोटोसिंथ, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। क्यों? प्लास्टिड्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी। समझ में आ गया? प्लास्टिड नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए क्रोमोप्लास्ट colored plastid, they give bright color to the fruits and flowers। सबसे पहले प्लास्टिड्स में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करते हैं? फ्लावर्स और फ्रूट को ब्राइट कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। दे आर द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। इन्हें किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ वाले पार्ट पे पाया जाता है। इसी कारण से लीफ को क्या कहते हैं हम लोग? किचन ऑफ द सेल, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? लीफ पे बनता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ये वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इनकी जॉब स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का होता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट with the outer membrane and a structure called granule stroma. This yellowish part is called stroma, and this double layered part is called thylakoid, and the greenish layer is called lumen, and this membrane after the outer membrane called inner membrane, ठीक है। बात करते हैं स्टोरेज सैक्स, जो कौन होते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड रीजन फॉर स्टोरिंग वाटर, टॉक्सिक वेस्ट, सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। यानी जो वाटर को स्टोर करेगा, टॉक्सिक वेस्ट को स्टोर करेगा, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को जो स्टोर करेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? वैक्यूल्स। और ये स्टोर करने का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? स्टोरेज सैक्स कह रहे हैं, ठीक है। सैक कह रहे हैं, सॉरी। इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल सिंगल वेरी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई। मैंने बात की ना, इसमें बहुत बड़ा एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। 50 to 90% जो सेल वॉल्यूम कंसिस्ट करता है वो कौन करता है? वैक्यूल। ये एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। ये सेल को, प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्लांट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनिमल्स में ये बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। यूनिसेलुलर अमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल पाया जाता है जो फूड आइटम को कंज्यूम करने में मदद करता है। एनिमल में यूनिसेलुलर के अंदर मेजरली पाया जाता है, बहुत ही स्मॉल साइज का। नेक्स्ट आता है समरी मेम्ब्रेन्स का क्या खेल है। देखो बेटा, हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स है, कितने प्रकार की मेम्ब्रेन्स जो है, कितने टाइप की मेम्ब्रेन जो है हमारे सेल ऑर्गेनल में पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन। देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। न्यूक्लियस में पाई जाती है डबल मेम्ब्रेन। वेट ए मिनट, न्यूक्लियस में क्या पाई जाती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल, प्लास्टिड डबल। ऑल थ्री ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए, यूनिक फीचर। खुद का डीएनए किसके पास होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। वही नो मेम्ब्रेन के बिना कौन है? राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री जिसे कहा जाता है। और ये ऐसा ऑर्गेनल होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या है हमारा? प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है? देखो, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है मैम, उनमें नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट एनिमल में नहीं पाए जाते क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। साथ ही में वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट में बहुत ज़्यादा लार्ज 50 to 90% सेल वॉल्यूम कंसिस्ट करते हैं, कैरी करते हैं। वहीं एनिमल में बहुत छोटा और पाया भी जाएगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है बेटा जी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नाम से ही पता चल रहा है, नई सेल्स का फॉर्मेशन इज कॉल्ड
cell division, making new cells. New cells are formed to grow, replace old dead cell and for reproduction. नई सेल का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होता है बेटा? पुरानी सड़ी गली सेल या डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सेल डिवीजन. एंड फॉर रिप्रोडक्शन क्या ज़रूरी होता है? सेल डिवीजन. ठीक है. अब सेल डिवीजन जो होता है दो तरीके से होता है. माइटोसिस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल एंड मियोसिस दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल. ये क्यों कहा गया ये भी हम समझेंगे तो समझ में आएगा. मतलब इसको समझेंगे पूरा, फिर उसके बाद में आइडिया होगा कि क्यों बोला गया. यूज फॉर जनरल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. जनरली जो जनरल ग्रोथ और रिपेयर होती है टिश्यू की उसमें काम में आता है. मदर सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. एक मदर सेल कितने सेल में डिवाइड होती है? टू डॉटर्स आइडेंटिकल सेम सेल में डिवाइड होकर क्या बना रही है? दो डॉटर सेल बना रही है. डॉटर सेल हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर. यानी जितने 46 क्रोमोसोम यहाँ पे उतने ही कहाँ पे होंगे? इन दोनों डॉटर सेल में पाए जाएंगे. ठीक है. बट मियोसिस के केस में क्या होगा बेटा? यूज स्पेसिफिकली फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट. ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होती है. ठीक है. द मदर सेल अंडरगो टू डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल. और यहाँ पे कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही है? 4 न्यू डॉटर सेल्स में इनका डिवाइड हो रही है. डॉटर सेल ओनली हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इट मीन्स यहाँ पे मदर से डॉटर के पास कितने क्रोमोसोम जाएंगे? इसका हाफ, ओनली 23 क्रोमोसोम आगे फर्दर पास होगा. ठीक है. नेक्स्ट चलिए. नेक्स्ट क्या? चलिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आपने डायग्राम्स को कंसिडर करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करना है. प्रॉपर रीडिंग करनी है बुक की. और इसका जो टेस्ट होगा वो आपका ऑर्गेनाइज होगा. कब होगा बेटा? ऑन 24 जुलाई. ठीक है. तब तक के लिए आपके नोट्स है वो आपको आपके टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी. उसके डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो के लिंक में मेंशन की कर दी जाएगी. तब तक के लिए चैप्टर को रेडी कीजिए, पढ़िए. एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो थोड़ा हमें स्पीड अप भी करना होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं. थैंक यू. सेल कंप्लीट.